माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ऊपर की वॉइस नोट में मैंने आप सभी लोगों को कल के कोर्ट की जो भी प्रक्रियाएं थी उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी दी। आगे मैं जो आपको इस वॉइस नोट में सूचना देने जा रहा हूं उस पर खास करके सबसे पहले फोकस वो लोग करेंगे जो किसी भी प्रकार से किसी ऐसी क्रियाओं में या प्रक्रियाओं में नहीं इन्वॉल्व हैं जो लीगल या कंपनी विरोधी रही हो। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कल की जूम मीटिंग आप लोगों ने ध्यान से सुनी और जूम मीटिंग में मैंने आप लोगों से वादा किया कि अगर आपने पूरी तरीके से हमको और हमारी टीम को जो समर्थन अभी तक दिया है वो देते रहे तो 100 दिन के अंदर अंदर मैं वादा करता हूं कि आप सभी लोगों के सामने कंपनी हर कस्टमर के लिए, चाहे वो कस्टमर हमारा प्लॉट का हो, चाहे वो कस्टमर हमारा कन्वर्जन में जाना चाहे कस्टमर हमारा पोजीशन वाला हो और चाहे वो कस्टमर हमारा किसी प्रकार से अपने फंड की वापसी चाहता हो, इन सारे चीज़ों पर मैं काम करूंगा और सारे कस्टमर को मैं उनका रास्ता दे चुका हूँगा। उस रास्ते पे चलते हुए उसके बाद के शायद महीने 2 महीने और लगे ज़्यादा से ज़्यादा, और 5 से 6 महीने के अंदर अंदर हम अपनी पूरी लायबिलिटी ख़त्म करने की प्रोसेस पे आ चुके होंगे। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगा कि जब पहले कंपनी काम करती थी, हम शाइन की ज़मीनों पर आते थे, वही हमारे पास लैंड बैंक था और उसी पे हमें काम करना था। लेकिन वहाँ पर लोगों के अंदर वो विश्वास नहीं बना और लोगों ने विश्वास क्या, कुछ लोगों ने भड़काया और आप सभी लोग उस भड़कावे में आकर के जो माहौल बना कंपनी को, उसकी वजह से चीज़ें हुई। मैंने भी उस समय डायरेक्ट किसी भी तरह से किसी चीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया हुआ था, तो चीज़ें होती चली गई। लेकिन अब आपको सबसे पहले हमारी तरफ से किए गए प्रयासों में सबसे मजबूती दिखनी चाहिए कि हम कहीं पर भी साइट लेकर आ रहे हैं या कहीं पर भी हमारी जो पुरानी साइटें हैं हमारे अपने खुद के मैनेजमेंट से, वो सारी की सारी जगह हमारे पहले के किए गए कार्यों से और आगे के निवेश किए पैसों से, यानी अपना हर एक प्रोजेक्ट जो अब लाया जा रहा है कंपनी तरफ से, वो कंपनी द्वारा निवेश या पुराने प्रोजेक्ट जहां पर अभी हम काम कर रहे हैं, जो हमारा अपना खुद का व्यक्तिगत प्रोजेक्ट है, वहां से निकले हुए लाभ या वहां से निकले धनराशि से हम उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। यानी हम अपने पैसे को वहीं पर निवेश कर रहे हैं, साइटों पर ही, और अपने लोगों के लिए निवेश कर रहे हैं। हमारा क्लियर बिल्कुल मकसद है, सबसे पहले शाइन परिवार के लोगों को क्लियर करना और क्लियर करने के साथ साथ उन्हें रास्ता देना, शाइन परिवार को एकत्रित करना और एक बार फिर से हिंदुस्तान की मार्केट में रियल एस्टेट की धूम मचाना। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग तरीके से और इस बार बिल्कुल एक सीधे साधे सिंपल और साधारण प्रोजेक्ट को एक शानदार पहचान देते हुए बड़ा काम करने की। किसी भी प्रोजेक्ट पर अगर हम सिर्फ 50 बीघे ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन अगर हम रख देते हैं लाइबिलिटी के लिए और पीछे के 100-150 एकड़ हम रखते हैं अपने फ्रेश के लिए, तो हमारी लाइबिलिटी ख़त्म होने के बाद अगर हमें कहीं लॉस भी हुआ है तो पीछे में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये तयशुदा बात है और ये बात मैं बिल्कुल क्लियर आपके सामने कर रहा हूं कि आज हो सकता है कि लाइबिलिटी अपनी पॉकेट से उतारने में हमको कहीं कोई लॉस होता है तो हम पीछे से उसका प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जब लाइबिलिटी उतरेगा तभी माहौल बनेगा। तो इसके बाद अगर सारी लाइबिलिटी ख़त्म हो चुकी होती है, कंपनी का माहौल बन चुका होता है, तो कंपनी की सारी ज़मीनें, और अगर माननीय न्यायालय द्वारा कोई भी ऐसा फैसला आता है और लाइबिलिटी उतर चुकी होती है तो कंपनी की सारी ज़मीनें वो क्लियर हो जाती हैं, बच जाती हैं और वो सारी ज़मीनें आगे जाकर हमारे काम आ सकती हैं। तो एक व्यापारी के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, इन चीज़ों में हम सबका फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं आपको आपके फ़ायदे या अपने फ़ायदे या एसोसिएट फ़ायदे बात, सबके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं कि अगर हमारे नए प्रोजेक्ट में आगे 25-50 एकड़ ज़मीन पे हम लाइबिलिटी ख़त्म करते जाते हैं एक एक स्टेट या एक एक डिस्ट्रिक्ट की, और वहाँ पर लाइबिलिटी क्लियर करते हुए पीछे अगर हम फ्रेश सेल पे लाते हैं तो फ्रेश सेल से होने वाला फ़ायदा अगर हम आगे लाइबिलिटी में कहीं कोई लॉस भी कर रहे हैं तो हम कवर कर सकते हैं आराम से। इससे हमको भी बल मिलेगा, हमारे एसोसिएट बल मिलेगा और कस्टमर लाइबिलिटी भी ख़त्म होगी। और ऐसे तकरीबन 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आज की तारीख में तैयार हो चुके हैं हमारे पास, और जब लाइबिलिटी हम यहाँ से ख़त्म कर चुके होंगे, लॉस भी कवर कर चुके होंगे, तो कल शाइन परिवार की जो ज़मीनें होंगी, अगर वो हमारी ज़मीन बची रह जाती हैं तो वहाँ पर नया काम करने का भी मौका मिलेगा। यानी हिंदुस्तान के अंदर हमारा साम्राज्य एक बार फिर से रियल एस्टेट में इतना बड़ा हो जाएगा, इतना विस्तार हो चुका होगा कि जितना बड़ा किसी और साम्राज्य होगा नहीं। ये सोचने और समझने की बात है शाइन परिवार के उन एसोसिएट के लिए भी
कि क्या वो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहते। तो मैं इस प्लानिंग पे काम कर रहा हूं और इससे कामयाब भी करूंगा। अगर आज मैं उत्तराखंड, जयपुर, वृंदावन और जेवर एयरपोर्ट इसकी बात करूं, तो पूर्ण रूप से ये पूरे पूरे प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से कंपनी द्वारा खरीदे गए और निवेश किए गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं हमारे बक्सर, पटना और रांची, यहां पे निवेश भी शुरू हो चुका है, कंपनी काम भी शुरू हो चुका है, कंपनी अपने फंड लगाने भी शुरू कर दिए, कंपनी ने फंड्स लगाने शुरू कर दिए और आगामी 1 से 1.5 मास के अंदर अंदर ये सारे प्रोजेक्ट बड़े शानदार, चमचमाते, लहराते प्रोजेक्ट हो जाएंगे। जैसे हमारा उत्तराखंड है, जैसे हमारा दारूहेड़ा है और जैसे हमारा जेवर एयरपोर्ट है, इस प्रकार का ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद के अंदर हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। बरसात की वजह से थोड़ा सा हम डिले कर रहे हैं साइट विजिट कराने में, लेकिन आशा करते हैं अगर 2-3 दिन बादल साफ रहा तो हम आपको अपने इलाहाबाद के प्रोजेक्ट की भी विजिट करा देंगे। इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट आगामी दिनों में 100% आने वाले हैं, लॉन्च होने वाले हैं। शाइन परिवार की लायबिलिटी उतारने के साथ साथ, शाइन परिवार के लोगों को काम करने का मौका देने के साथ साथ, प्रोजेक्ट को खूबसूरत बड़ा बनाने के साथ साथ एक पहचान देने की। अगर मेरी वापसी हो रही है तो आप ये मान के चलिए कि वापसी मेरी पहले जैसे नहीं बल्कि पहले से शानदार तरीके से होगी। कि जब मैं लैंड करूंगा तो एयरपोर्ट से आप सभी लोगों के साथ अगर अपने प्रोजेक्ट देखते हुए मैं आगे बढ़ता हूं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, उस दिन कल्पना कर सकते हैं, उस दिन का अंदाजा, उस दिन का लश्कर, उस दिन का माहौल क्या होगा। रह जाती बात जहां तक लीगल प्रक्रियाओं की, तो मैं आपको बताऊं कि लीगल प्रक्रियाओं में जो चीजें चल रही हैं वो हमारे और कस्टमर दोनों के फेवर में हैं। कस्टमर जो हमारे आज की तारीख लीगल नहीं गए उनके फेवर में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उनका काम मैक्सिमम जो मुझ तक पहुंच पाएगा, जो मुझ तक आ पाएगा, जो हमारे दिए गए रास्तों पे चलते हुए अपनी लायबिलिटी ख़त्म कर पाएगा। हमने एक लक्ष्य लिया है कि आगामी 90 दिनों के अंदर, हम 3 महीने का हमारा टारगेट है कि हम उसके 90 दिनों के अंदर अंदर हम उनके जो भी लायबिलिटीज़ हैं उसको ख़त्म करते, एक एक शहर क्लियर करते चलेंगे। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक एक शहर क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि एक एक शहर से आवाज़ उठनी शुरू अगर हो जाएगी कि हाँ हमारी लायबिलिटी शहर में ख़त्म हो गई, शहर के बाद प्रदेश और प्रदेश के साथ फिर पूरे देश के अंदर हम इस तरह विस्तार कर पाएंगे। उस सारे कस्टमर जिन्होंने अब तक कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया है, उन सारे कस्टमर साथ हम, हमारी टीम लग करके आगामी 90 दिनों के अंदर पूरा केस जो आपका है लायबिलिटी का वो खत्म करेंगे हम। बच्चे जो लीगल में गए हुए हैं उनमें जो लोग अपने को एग्जिट कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, वो आ करके बात करेंगे। हम भी उनको उसी श्रेणी में रखेंगे कि हम उनको 90 दिनों के अंदर अंदर निपटारा कर दें। कल मैंने अपनी जूम मीटिंग में हर उस कस्टमर को जो कैश में पेमेंट वापस चाहता उसका भी रास्ता कल दिया था जूम मीटिंग में। आगामी जूम मीटिंग में मैं वो रास्ता फिर से बताऊंगा आप लोगों को। अगर आप लीगल में गए हुए हैं किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन में, PIL में या FIR में, अगर आप उसे वापस लेते हैं तो जिस दिन हमारी आपसे वार्तालाप हो जाएगी अगले 90 दिनों के अंदर अंदर हम आपका केस खत्म कर देंगे। ध्यान रखिएगा, लीगल केस खत्म करने के लिए एक समय सीमा हम लेके चलेंगे कि हम तभी तक बात करेंगे। अब उन लोगों की मैं बात करता हूं जिन लोगों ने लीगल में गए तो हैं लेकिन उन्होंने कोई भी पैसा अनाप शनाप लिखा हुआ है। अगर आपके बैंक अकाउंट से मात्र 5 लाख रुपए आया है और आपने 10 लाख 15 लाख रुपए लिखा है, अगर आपने कंपनी से कुछ पैसा प्राप्त किया है, चाहे वो रिवॉर्ड के तौर पे हो, चाहे पे आउट के तौर पर हो, और चाहे वो आपकी धन अदायगी के तौर पर हो, उस पैसे का जिक्र अगर आपने नहीं किया है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सभी लोगों से, व्यक्तिगत तौर से मेरा निवेदन है कि ऐसे सारे के सारे केस के अगेंस्ट में हम सब अपनी आपत्ति दाखिल करने जा रहे हैं। अगर ये केस इस आपत्ति के तहत लंबा जाता है तो ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। इसमें किसी प्रकार से फिर आगे कोई समझौते की गुंजाइश नहीं बचेगी। ऐसा नहीं कि मैं ये बातें कहकर के आपको किसी प्रकार से प्रोत्साहित या प्रेरित या कोई भी ऐसी बात कह रहा हूं जिससे आपको ये लगे कि मैं आपको कोई दबाव डाल रहा हूं। बिल्कुल नहीं, मैं चाहता हूं आपका काम हो। अगर आपका 10 लाख रुपए हमारे पास है, आप हमसे 10 लाख रुपए लेके जाइए, बैठ के बातचीत होगी। आप कुछ फायदा चाहते हैं, हम उस हिसाब से सेटलमेंट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने 10 लाख रुपए ही कंपनी अकाउंट में दिया, हमारी बदनामी की, हम पर एफआईआर कराया, हमारे साथ जो क्षति हमारी हुई, और उस 10 लाख रुपए के एवज में आपने 50 लाख, 20 लाख, 30 लाख कोई भी क्लेम किया जिसके साक्ष्य आपके पास में नहीं है, तो ये हमारा दोष नहीं, फिर ये आपका दोष है। फिर हम इसके खिलाफ जाएंगे और फिर इसके बाद कोई इस पर समझौते की बात भी नहीं होगी। मैं अपने इस वॉइस नोट को बार बार इसलिए रिपीट भी करूंगा, और पीछे मैंने इस बात को कहा है कि कृपया करके ऐसे कस्टमर जिनके पास साक्ष्य नहीं है उनके पैसों का, जिनके पास उनके पैसों के साक्ष्य नहीं और लीगल चले गए हैं, कृपया करके इस बात को ध्यान से समझ लें कि एक बार अगर लीगल प्रोसीडिंग में हम इस पे चले आएंगे तो हम फिर उसी साक्ष्य के आधार पर जो आपके पास या हमारे पास होगा, उसी के आधार पर इस केस में हम आगे जाएंगे। और मैं अपनी तरफ से राय देना चाहूंगा कि अगर आपके केस में झूठा लिखा गया होगा तो वो जांच में आए ना आए, जब चार्जशीट लग जाती है, ट्रायल होने लग जाता है, तो ट्रायल में तो आ ही जाता है, क्योंकि वहां सबूत तो देना ही पड़ेगा ना आपको। आपको शायद बहुत लोगों को ये बात पता ना हो, या आपको वकीलों ने बताया ना हो, या ये लगा हो, आपको ये लगा हो कि आप एफआईआर करेंगे पैसा मिल जाएगा। याद करिए, यही तो कहा गया ना आपसे, एफआईआर तभी पैसा मिले, नहीं पैसा नहीं मिलेगा। ये तब होता है जब आदमी चोर हो और वहीं बैठा हो, क्या भाई ठीक हमने ले लिया। लेकिन आदमी सही है तो आप एफआईआर, कोई बात नहीं, जांच होगी। जांच में हो सकता है चीज दूध का दूध पानी पानी हो, मान लेते वहां नहीं हुआ तो मामला कोर्ट में जाएगा। हिंदुस्तान के संविधान में एक सबसे बड़ी प्यारी बात होती है, अमीर हो चाहे गरीब हो, हर आदमी को न्यायिक प्रक्रिया पर बहुत भरोसा है। गरीब से गरीब आदमी अमीर से लड़ जाता है, और इस विश्वास से आई विल सी यू इन कोर्ट, कि कोई बात मैं न्यायालय में देख लूंगा। तो कोई बात नहीं, जांच में अगर चीजें नहीं आई हैं तो ट्रायल में तो आएंगी ना। जब एफआईआर आप दर्ज कर देते हैं, उसके बाद जांच होती है, जांच के बाद जब चार्जशीट सबमिट की जाती है, चार्जशीट सबमिट करने के बाद कोर्ट में मुकदमा चलता है। इसीलिए आपने सुना भी होगा ना कई बार, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चार्जशीट सबमिट हो जाने के बाद तारीखें शुरू होती हैं, फिर उसके बाद ट्रायल शुरू होता है, और उसमें आपको वहां पर सबूत देना ही देना पड़ेगा। अगर आपने सबूत दे दिया कि हाँ भाई आपने 5 लाख रुपए दिया था और बदले में आपको कुछ नहीं मिला है, और वो साबित हो गया, उसको हम ऑलरेडी मान रहे हैं, हम उसका शेड्यूल दे देंगे उठाकर, तो ये जो लंबा समय आपका जा रहा है ना, ये आप खुद नुकसान कर रहे हैं अपना। यानी एफआईआर से लेकर जांच, जांच से लेकर चार्जशीट, चार्जशीट से लेकर ट्रायल तक आप ये खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। अब इसके बाद अगर आपने 5 लाख रुपए दिया है और 10 लाख का क्लेम किया है, तो हम वहां पर इसको अपोज करेंगे कि ये 10 लाख नहीं बल्कि 5 लाख है, और ये सबूत है। और 5 लाख में अगर आपने लाख 2 लाख प्राप्त भी कर लिया तो हम ये भी देंगे, और साथ ही साथ ये भी हम एप्लीकेशन लगाएंगे कि आपने कोर्ट को या जांच को भटकाने की या गलत तथ्य पेश करने की कोशिश करी है। मैं क्षमा करिएगा, मैं इन सब बातों को इसलिए नहीं कह रहा हूं आपसे कि मैं किसी प्रकार से आपको कोई भी प्रेशर दबाव डाल रहा हूं, बल्कि सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि इन बातों को आप समझ करके न्यायिक प्रक्रिया में आइए। क्योंकि एफआईआर का तो एक डर था, होता है लोगों को कि एफआईआर हो जाएगी, ऐसा, उसको रोकने के लिए बंदा कुछ भी सेटल करता है। बट एफआईआर हो गई, जांच हो गई, मामला कोर्ट में चला गया, तो ट्रायल पे आ गया ना मैटर। अब तो वहां मैं आपको बाहर आके पैसे दे भी दूंगा ना, तो भी वो केस चलेगा। तो इसलिए उसकी न्यायिक प्रक्रिया है। तो इसलिए अगर आप इन प्रक्रियाओं में जाना चाहते हैं तो भी स्वागत है, नहीं जाना चाहते तो भी स्वागत है। न्यायिक प्रक्रिया में जाने के बाद अगर आपने अपने दिए गए लिखे गए फंड को एक्चुअल वही लिखा है और आपने कोई पैसा नहीं पाया है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बता रहा हूं कि उसको हम कोर्ट में ऐसे भी मान रहे हैं, और उसके लिए 6 माह, 1 साल, 2 साल, जो भी हमारे पास समय सीमा होगी, हम उसके हिसाब से माननीय न्यायालय में अपनी तरफ से प्रस्ताव रखेंगे। और यदि आपका पैसा उतना नहीं है तो उसको अपोज करेंगे, और खंडन करते हुए हम माननीय न्यायालय से गुहार करेंगे कि हमें बदनाम करने के लिए, हमसे धन वसूली करने के लिए, कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए, और जांच एजेंसी को गलत तथ्य देने के लिए आपको दोषी माना जाए। अब यह फैसला आपके हाथ में कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं और कहां तक जाना चाहते हैं। क्योंकि मेरे पास कई ऐसे मैसेजेस आने शुरू हुए कल से, जो लोग न्यायिक प्रक्रियाओं से बाहर जाना चाहते हैं, ऐसे मैसेज भी आए हैं। और कुछ लोगों ने शायद इसको गलत लिया, किसी ने दिलवाया गलत, कि जब तक आप एफआईआर नहीं करोगे तब तक ये बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, वैसा। तो गलत है ये बात, ये बिल्कुल गलत बात है। एफआईआर करने वाले लोगों से मैं कोई बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, एफआईआर करने में बात इसलिए कर रहा हूं कहीं उनके साथ गलत ना हो जाए, कि उनके साथ ऐसा ना हो जाए कि
लंबे समय तक उनको जाना पड़े, क्योंकि ये आप पूछे किसी वकील से, ये प्रोसेस है। एफआईआर कर देने के बाद आपको अगर किसी ने कहा पैसा मिल जाएगा, तो ये तब हो सकता है जब आपने एफआईआर करा, मिल गया पैसा आपको। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल पहले एफआईआर कर बैठे हैं अब आप। अब ये चार्जशीट हो गई, चार्जशीट सबमिट हो चुकी, कुछ में अरेस्टिंग हो चुकी है, बेल हो चुकी लोगों की। अगर अरेस्टिंग हो गई है, बेल हो गई है, अच्छा अगर किसी की बेल होती है तो बेल के अंदर कंडीशन लिखा होता है कि बेल ग्रांटेड टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट। अब चार्जशीट जब सबमिट होती है तो बंदा फिर से जाकर के बेल ले सकता है अगर उसको पहले बेल मिली हुई है। फिर शुरू होता है आर्गुमेंट और ट्रायल का पीरियड, जिसके अंदर कम से कम जो तारीखें लगती हैं वो आप बेहतर जानते हैं। तो मैं इसलिए इस बात को बार बार कर रहा हूं कि इस बात के कुछ दिनों के बाद मैं इस मुद्दे पर किसी प्रकार से कोई भी बातचीत करना बंद कर दूंगा, क्योंकि हमारी कंपनी का जितना नुकसान होना था हो चुका है वो। अब मुझे कुछ भी बचाने की कोई परवाह नहीं है, सिवाय कंपनी के आत्मसम्मान, कंपनी की इज्जत और कंपनी कम बैक, इसको बचाने के अलावा कोई मेरा रास्ता नहीं है। तो कंपनी का आत्मसम्मान बचेगा दो ही तरीके से। पहला, अगर मैं अपने आप को माननीय न्यायालय के अंदर सही साबित करूं कि गलती मेरी नहीं थी बल्कि उन लोगों की थी जिन लोगों ने उकसा कर भड़का कर लोगों को एफआईआर कराई, और मैं लड़ाई लड़ूंगा। झूठा केस डाला गया, गलत केस डाला गया, मैं लड़ाई लड़ूंगा। और दूसरा रास्ता कि अगर आप लोग बाहर आ करके अपना सेटलमेंट कर लेते हैं और पब्लिकली इस बात को हम बताते हैं कि हाँ हमारे लोग आकर हमसे मिले, सेटलमेंट किया, कोर्ट में सबमिट करते पेपर, इन्हीं दो वजहों से हमारे सम्मान बचेगा, बाकी कुछ बचाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मुझे काम भी करना है। तो मैं बता दूं कि न्यायिक प्रक्रियाओं में जो कुछ भी जरूरी होगा मेरे लिए मैं उसे करूंगा। मुझे हिंदुस्तान में आकर के सामना करना, मैं सामना भी करूंगा। ऐसा कोई भी कृत्य मैंने नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे किसी प्रकार से कानून से भागना पड़े। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के संविधान नहीं बल्कि मैं कई देशों के कानून को जानता हूं अच्छे से, बेहतर तरीके से मुझे पता है। अच्छे वकील एडवाइजर मेरे पास में हैं, अच्छे लोगों की टीम मेरे पास में है जो लीगल एडवाइस अच्छा दे सकते हैं। मुझे अच्छे से मालूम है कि इस केस में मैं कहां तक जा सकता हूं, केस कहां तक जा सकता है, क्योंकि मैंने 1 रुपए का भी गबन नहीं किया है। अगर गबन किया होता तो मैं आज बात ना कर रहा होता, आपसे लड़ ना रहा होता, आपसे रिक्वेस्ट ना कर रहा होता, साइटें ना ला रहा होता, बल्कि सारे पैसे को उपयोग में मुकदमे में कर रहा होता। चलिए बात आगे ले चलते हैं। आप सभी लीगल में गए हुए लोगों के लिए मैं ये निवेदन, दूसरी चीज खास उन कस्टमर्स के लिए जिन्होंने इस बीच, जिन्हें यह लगता हो कि कंपनी उनकी रजिस्ट्री में इन्वॉल्व है या नहीं, खासकर मैं आपको 3-4 प्रोजेक्ट के नाम ले लूं, क्योंकि कल अगर आप साथ कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। फिलहाल सबसे पहले मुख्यतः आप सुल्तानपुर का प्रोजेक्ट उठाइएगा। सुल्तानपुर प्रोजेक्ट के बाद आप बनारस काशियाना, चंद्रक काशियाना, ध्यान से इन साइटों के नाम नोट करते चलिए आप। काशियाना, चंद्रक काशियाना और एलिट काशियाना पर भी अगर आपने रजिस्ट्री कराई है तो, रोहनिया भी अगर रजिस्ट्री कराई आपने तो। अब बिहार आ जाते हैं, मुख्यतः बिहार में ताशी, पटना और इसके साथ साथ मुजफ्फरपुर जो आपका प्रोजेक्ट बिहार में है, इन जगहों पर अगर आपने रजिस्ट्रियां कराई हैं तो जिन्होंने आपको रजिस्ट्री दी है कृपया करके उनके माध्यम से एक बार संपर्क करके उसमें कंपनी का कंसर्न मांग लीजिएगा, जरूर से जरूर। अगर आपने कंपनी का कंसर्न मांग लिया, कंपनी ने उन रजिस्ट्रियों का अप्रूव कर दिया कि सारी रजिस्ट्रियां कंपनी के संज्ञान में हुई हैं, कंपनी को इसके बारे में जानकारी है, तो वो सारे की सारी लायबिलिटी हम सबमिट करेंगे कोर्ट में। अभी मैंने लखनऊ और इलाहाबाद और कानपुर को छोड़ा हुआ है, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद छोड़ा हुआ। अभी मैं यहां की बात कर रहा हूं क्योंकि इन सारी जगहों पर अधिकतर रजिस्ट्रियों के बारे में कंपनी के पास कोई जानकारी नहीं है। कंपनी को सिर्फ बताया गया कि लायबिलिटी उतारी जा रही, कैसे उतारी गई, क्या लिया गया, क्या दिया गया, कस्टमर से क्या वसूला गया, डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर लिया गया तो उसका डेवलपमेंट किया गया कि नहीं किया गया, सारी चीजें कंपनी को नहीं पता है। ध्यान से देखिएगा, डेवलपमेंट चार्ज लिया गया है कहीं पर भी तो वहां डेवलप क्या किया गया है, नालियां, सड़कें, लाइट, जो कंपनी के ब्रोशर में था। अगर वो नहीं है
तो डेवलपमेंट चार्ज जो लिया गया है उसके लिए फिर क्या वहाँ पे दलील दी जाती है, वो सारी चीज़ें जांच का विषय है। इन सब जगहों पर अगर हमारे पास आगामी 25 तारीख तक डिटेल नहीं आ जाती है तो 28 तारीख की तारीख में हम इन सारे के सारे प्रोजेक्ट की का ब्यौरा कोर्ट में देते हुए उन सारी रजिस्ट्रियों को निवेदन करेंगे कोर्ट को कि ये यहाँ पर किसानों को दिए गए एडवांस, ज़मीन जो हमने खरीदी है किसानों को एडवांस देने के लिए या जो हमारे नाम पे ज़मीन थी, उन सारों का ब्यौरा देते हुए उन सारी की सारी रजिस्ट्रियों के ऊपर मैं आपसे क्षमा चाहते हुए कहना चाहूँगा, कंपनी अपनी तरह आपत्ति लगाएगी कि कंपनी के नाम पर लायबिलिटी उतारने के नाम पर इन सारी जगहों पर जो कुछ भी किया उसकी कायदे से जांच की जाए, तहकीकात की जाए। अब आ जाता हूं मैं इलाहाबाद शहर। इलाहाबाद शहर में हमारी बहुत सी ज़मीनें ऐसी हैं जो लायबिलिटी उतारने के नाम पर दिया गया था टीमों को, लेकिन लोगों ने वो ज़मीनें अपने नाम पे करवा ली हैं। उसमें अनाप शनाप पेपर लगा करके, दस्तावेज लगाकर लोगों ने अपने नाम पे कर लिया है। एक्स के नाम की लायबिलिटी लगाई गई, वाई के नाम पे रजिस्ट्री की गई है, जिसका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपकी रजिस्ट्री ऐसे कराई गई है तो एक बार इसका कंसर्न जरूर कंपनी से ले लीजिएगा। रास्ते कैसे मैं बता दूंगा आपको, अन्यथा आप ये मान चलिए कि इतना बड़ा लैंड बैंक हमारा है कि हम अगर सिर्फ उन लैंड बैंक को कोर्ट में, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, 10,000 प्लॉट में अगर 3,000 प्लॉट भी हमारे साथ फ्रॉड होकर के आपने रजिस्ट्री करा दी किसी की, तो आप ये समझ लीजिएगा कि केस का रुख शायद वो ना रह जाए जो आज है। कि अगर हमारे ही साथ हमको डरा कर FIR कराया गया और हमें डरा करके ऐसी चीज़ की, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे केस लेकर के FIR कराई और फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पे डाला कि हमने कंपनीज के दबाव डालकर, मैनेजमेंट से बात करके अपने क्लाइंट की रजिस्ट्री करा दी है। और वो सारे के सारी रजिस्ट्रियां जो दबाव डाल करके ऐसे कर कराया गया है, वो सारी सारी रजिस्ट्रियां आप ये मान चलिए खतरे में आ जाएंगी। कि हमें कहीं किसी से नहीं बात करनी है, ना हमें कस्टमर से बात करनी है, ना वकील से बात करनी है। हमें जो बात करनी है वो सीधा सीधा जाकर के सीधा कोर्ट में बात करनी है। वो या तो जांच में आएगा तब भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, या तो वो कैंसिल ही होगा। तो फिलहाल अभी आगे की वीडियो में बहुत चीज़ डालेंगे क्योंकि 22-23 मिनट की वीडियो हो चुकी, ऑडियो हो चुकी है। ऐसे सारे कस्टमर जिन्होंने रजिस्ट्रियां कराई हैं और उन्हें लगता है कि इसमें कंपनी का कंसर्न है नहीं, एक बार ज़रूर से उनसे संपर्क कर लें जिनसे रजिस्ट्री कराई है आपने, ताकि कंपनी के पास ब्यौरा सही सही आए और कंपनी जिन ब्यौरों को डालेगी उन्हीं पर हम क्लेम करेंगे कि ये हमने रजिस्ट्री कराई है और ये हमने क्लेम ख़त्म किया है। और जिसे नहीं डाली उस पर निवेदन डालेंगे कि हमें खुद लूटा गया है, हमें खुद नहीं पता कि हमारी ज़मीन को किस दस्तावेज तहत बनाया गया है। उसमें रजिस्ट्री करने वाला, रजिस्ट्री कराने वाला, गवाह और रजिस्ट्री लेने वाला सबको हम पार्टी बनाएंगे। मेरी इस ऑडियो पर ध्यान दीजिएगा, 2-3 बार सुनिएगा, क्योंकि इस ऑडियो में दोनों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, चाहे वो लीगल वाले हों और चाहे वो रजिस्ट्री वाले हों। और बाकी जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ कंपनी के द्वारा हुई है, कंपनी के संज्ञान में हुई है, कंपनी की जानकारी में हुई है, जहां कोई फालतू पैसे नहीं लिए गए हैं, जहां कोई दबाव डालकर आपसे पैसे वसूली नहीं किए गए, वो सारे के सारे कस्टमर निश्चिंत रहें, मैं उनके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद।